नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। हम चर्चा कर रहे थे प्रत्यय के प्रकरण पे और प्रत्यय में हमने कित प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करेंगे शित प्रत्ययों की। तो आप देख रहे हैं सामने क्षत्रिय और शानच प्रत्यय, ठीक है। प्रत्ययों का नाम क्या है? क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। अब जिस प्रत्यय में जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है वो उसी के नाम से जाना जाता है। तो अब देख रहे हैं क्षत्रिय में श की इत संज्ञा तो होगी ही होगी तो इसलिए ये शित कहलाएंगे। किस प्रकार के प्रत्यय कहलाएंगे? शित प्रत्यय कहलाएंगे। तो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय किस प्रकार के हैं? शित प्रत्यय हैं, यानी इनमें श की इत संज्ञा हो रही है तो ये शित प्रत्यय हैं। अब शित प्रत्यय होने के कारण तिंग सित सार्वधातुकयो, तिंग और सित सार्वधातुक कहलाते हैं, ठीक है। सार्वधातुक कौन कहलाते हैं? तिंग और सित। तो शित प्रत्यय सार्वधातुक कहलाते हैं और इनकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, सूत्रों की गहराई में। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है, क्योंकि आपसे न ये सूत्र पूछे जाएंगे न इनकी परिभाषा पूछी जाएगी। आपको सिर्फ उदाहरण दिया जाएगा, आपको सिर्फ गद्यांश या पद्यांश में से एक शब्द दिया जाएगा और उसमें आपको प्रत्यय और धातु को अलग अलग छांटना होता है। तो आपको प्रत्येक प्रत्यय का ये पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है और प्रत्येक धातु का आपको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रत्यय को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक तो हमें जाननी होगी। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि शित प्रत्यय होने के कारण, सार्वधातुक होने के कारण, इसमें जिस तरह से तुमुन प्रत्यय था, हमारे तय और तवतु प्रत्यय में जो परिवर्तन हो रहे थे, जैसे गुण आदेश होना, वृद्धि आदेश होना, इट का आगम होना और संप्रसारण होना, ये सब हो रहे थे ना। हमने देखा था कि तुमुन प्रत्यय में हम देख रहे थे कि लिख के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर लेखी तुम बन रहा था, क्री के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर कर्तुम बन रहा था। इसी तरह तय और तवतु प्रत्यय में भी संप्रसारण आदेश हो रहे थे। इसके अलावा तय तवतु में और तुमुन में आपने देखा इट का आगम हो रहा था। जैसे पठ के साथ तुमुन जोड़ने पर पठ तुम नहीं करके हम क्या कर रहे थे? पठितुम कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनमें इट का आगम हो रहा था। लेकिन ये सब चीज़ें क्षत्रिय और शानच प्रत्यय में बिल्कुल भी नहीं होंगी। और क्षत्रिय और शानच प्रत्यय अगर जुड़ेंगे तो धातु के साथ ज्यों के त्यों जुड़ेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। न गुण आदेश होगा, न वृद्धि आदेश होगा, न संप्रसारण होगा और न ही इट का आगम होगा। ये कुछ भी प्रक्रियाएं नहीं होंगी क्योंकि ये शित प्रत्यय है। दूसरी चीज़ ये है कि हम देख रहे हैं कि जो तय और तवतु प्रत्यय पढ़े थे उनमें हमने देखा था कि वो भूतकाल अर्थ में प्रयोग हो रहे थे। जैसे पठ धातु के साथ तय प्रत्यय, जिसको आप कत और कतवतु बोल रहे हो, कंफ्यूज नहीं होइए। कत और कतवतु उनका उच्चारण नहीं होता, उनको तय और तवतु कहते हैं। तो जो कत और कतवतु प्रत्यय आप पढ़ रहे थे वो किस अर्थ में प्रयोग हो रहे थे? भूतकाल में। जैसे हमने कहा था पठ के साथ तय प्रत्यय जोड़ दिया, कत प्रत्यय जोड़ दिया तो पठितय बन गया, मतलब बालक ने पुस्तक पढ़ ली है। पठितय मतलब पढ़ा गया। और तवतु में पठितवान, तो वो दोनों भूतकाल अर्थ में। अब हमारा जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय है वो किस काल के अर्थ में प्रयोग होगा, कहाँ प्रयोग होगा? तो उसके लिए सूत्र है, लटय है क्षत्रिय शांचौ क्षत्रिय शांचाव यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कौन सी संधि है? आव की ध्वनि आती है, वहाँ कौन सी संधि होती है? आय, आव, आय और आव की ध्वनियाँ जहाँ आती है वहाँ कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है।
ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्रमशः आए आय औ और आव आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आव के स्थान पर क्या आएगा, औ, और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सांचौ धन ए प्रथमा। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कह रहा है, लट है सत्री शांचौ ए प्रथमा समानाधिकरणे। प्रथमा भिन्न समानाधिकरण में जो क्षत्रिय और सानच प्रत्यय हैं उनका प्रयोग लट लकार के विकल्प के रूप में होता है। अब इस रामायण में आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखना है, लट। क्या देखना है, लट। और लट लकार का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। तो इस चीज से आप क्या समझेंगे कि क्षत्रिय और सानच का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग करने के लिए होता है। धातु को जब वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग कराते हैं उसके विकल्प के रूप में क्षत्रिय और सानच का प्रयोग होता है। तो इन प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ होता है, इन प्रत्ययों का प्रयोग वर्तमान काल अर्थ में होता है और तय और तवतु का भूतकाल में होता था। तो दोनों में मुख्य अंतर तो यही हो गया। एक बात समझ लीजिए, क्षत्रिय प्रत्यय है उसको कंफ्यूज आपको कौन कराएगा, तय प्रत्यय कराएगा। तय प्रत्यय के से बने हुए शब्द और क्षत्रिय प्रत्यय से बने हुए शब्द दोनों के अंत में तय आता है, तो दोनों ही आपस में टकराएंगे और कोई भी ऐसा प्रत्यय नहीं होगा जो क्षत्रिय प्रत्यय को कंफ्यूज कराएगा। क्षत्रिय प्रत्यय को कंफ्यूज कराने वाला एक ही प्रत्यय होगा, तय प्रत्यय। तो कंपेरेटिव रूप से दोनों को साथ साथ देखते जाइए तो आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूज नहीं होगी। तो तय प्रत्यय से बने हुए शब्द भूतकाल अर्थ में और जो क्षत्रिय प्रत्यय है उससे बने हुए शब्द वर्तमान काल अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कैसे, वर्तमान काल में कैसे, जैसे ता हुआ, ती हुई और ते हुए। जैसे मैंने कहा पढ़ता हुआ बालक, पढ़ती हुई बालिका और पढ़ते हुए छात्र। इस तरह की जो बातें होती है उसमें हम क्षत्रिय और सानच का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा बालक पढ़ता हुआ है या बालक पढ़ रहा है, ये दोनों ही बातें वर्तमान काल की हैं। बालक पढ़ रहा है या बालक पढ़ता हुआ है, तो इसको सामान्य रूप से हम लट लकार में वाक्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बालक है बालक है पठती, बालक पढ़ता है या पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल का वाक्य है, बालक पढ़ रहा है। इसी वाक्य को ऑप्शन के रूप में हम क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ करके कैसे बना सकते हैं, इसके साथ कर्म भी लगा सकते हैं, बालक पुस्तकम पढ़ती। ठीक है, अब इसी वाक्य को कह सकते हैं बालक है पठन अस्ति, बालक पढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है और नपुंसक लिंग में तो अत शेष रहता है, स्त्रीलिंग में अति या अंति शेष रहता है, और जो अपना पुल्लिंग है उसमें अन शेष रहता है। इसलिए बालक पुल्लिंग है, इसलिए हमने पठ के साथ क्या जोड़ा है, अन जोड़ा है। इसलिए पठन में पूछा जाए कि धातु और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे पठ धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, जिस भी शब्द के अंत में आपको अत दिखे, अति या अंति दिखे और अन दिखे, तो वहाँ पर प्रत्यय कौन सा होगा, क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, अन दिखे, अंति या अति दिखे और अपना नपुंसकलिंग में अत दिखे, तो पहचान किस प्रत्यय के रूप में करेंगे, क्षत्रिय प्रत्यय के रूप में। जैसे मैंने कहा बालिका पढ़ रही है, तो बालिका पठन की जगह फिर अब क्या कर देंगे, पठंती, ऐसे हो जाएगा। क्षत्रिय प्रत्यय जोड़कर सामान्य वाक्य बनाएंगे तो बालिका पठती वही बनेगा, लेकिन अगर क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो इस पठन की जगह क्या हो जाएगा, पठंती। और कोई नपुंसक लिंग है, जैसे फल पढ़ रहा है तो फलम पठत, तो पठन, पठंती और पठत ऐसे बनेंगे। इसके क्षत्रिय प्रत्यय के क्या शेष रहते हैं, पुल्लिंग में अन
स्त्रीलिंग में अंति या अति, और नपुंसकलिंग में अत। जैसे पठ धातु के साथ आप क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो पठन, पठंती और पठत, ये रूप आपके सामने आएंगे। इसी तरह इसके साथ साथ अब शानच प्रत्यय भी पढ़ते जा रहे हैं। तो शानच प्रत्यय आप पठ धातु के साथ नहीं जोड़ सकते। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मयी पदी धातुओं के साथ होता है और शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है। अब आप कहेंगे कि परस्मयी पदी कौन सी होती हैं और आत्मनेपदी कौन सी होती हैं। तो जैसे पठ, लिख, गम, ये सारी धातुएं क्या हैं? परस्मयी पदी हैं। और हमारे लब, सेव, ये सारी धातुएं क्या हैं? आत्मनेपदी हैं। वैसे आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो शब्द धातु देगा, साथ में प्रत्यय देगा, तो आपको अपने आप ही देगा। वो जो भी जिस धातु के साथ जोड़ना है और जोड़ा हुआ है वो धातु आपको पेपर में मिलेगी। आपको छांटना ही नहीं है कि कौन सी धातु आत्मनेपदी है और कौन सी परस्मयी पदी है। तो परस्मयी पदी धातु के साथ वर्तमान काल में जैसे लब धातु है और लब धातु आत्मनेपदी है, तो उसके साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? शानच प्रत्यय। जैसे मैंने कहा बालक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, बालक है ज्ञानम लभते। आत्मनेपदी जो धातुएं हैं उनके रूप ऐसे चलते हैं ना, सेवते, सेवेते, सेवंते, ठीक है। तो लभते, बालक है ज्ञानम लभते। इसी बात को आप कह सकते हैं शानच प्रत्यय जोड़कर, बालक है ज्ञानम लभमान अस्ति। शानच प्रत्यय का आन या मान शेष रहता है, तो बालक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, बालक है ज्ञानम लभमान अस्ति। अब इसी में आपसे लभमान उठा करके उसने पूछ लिया कि यहाँ पे धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यही है, यहाँ पे लब धातु है और शानच प्रत्यय है। जिस किसी धातु के बाद में धातु, मैंने यहाँ पे धातु कहा, जैसे आपको श्रीमान दे दिया तो आप शानच प्रत्यय मत कर देना। आपको धनवान दे दिया तो शानच प्रत्यय मत कर देना, क्योंकि वो शब्द हैं। वो क्या हैं? शब्द हैं। और ये धातु है। धातु का मतलब क्रिया, कोई भी जिसमें कार्य का होना पाया जाए वो धातु कहलाती है। जैसे जाना, गाना, रहना, सोना, पढ़ना, लिखना। तो लिख, गम, सुप, ये सारी क्या कहलाएंगी? धातुएं कहलाएंगी। और वो श्री, धन, वो क्या है? वो शब्द हैं। तो शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो उसमें मतुप, वतुप, ये सारे प्रत्यय जुड़ेंगे। यहाँ पर हम धातु की बात करते हैं। किसी धातु के साथ आपको मान या वान जुड़ा हुआ दिखे तो आप कौन सा प्रत्यय करेंगे? शानच प्रत्यय। शानच में मान ही आता है वैसे लगभग। तो लब मान में प्रत्यय कौन सा है? शानच प्रत्यय, ठीक है। अभी हम क्षत्रिय प्रत्यय की बात कर रहे हैं। एक चीज और है इनके बारे में, अभी हम बेसिक देख रहे हैं। तो एक सूत्र आता है तौ सत, तौ सत। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है किन दो प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सत संज्ञा वाले प्रत्यय कौन से हैं या सत संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं। तो आप क्या बताएंगे? क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। क्लियर है। कई बार पूछा जाता है कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं, तो वो है तय और तवतु, आप देख चुके हैं। कई बार पूछा जाता है कि गह संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं, तो तरप और तमप। तो जो हम क्षत्रिय और शानच प्रत्यय पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार के प्रत्यय हैं? हमारे सत संज्ञक प्रत्यय हैं, ठीक है। तो इनके बारे में मुख्य रूप से बातें क्या हो गई? इनमें किसी भी तरह के गुण, वृद्धि, संप्रसारण आदेश नहीं होंगे। दूसरी बात, इनका प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरी बात, ये सत्संज्ञक हैं। चौथी बात ये है कि क्षत्रिय प्रत्यय सिर्फ कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है और शानच प्रत्यय कर्तृ, कर्म और भाववाच्य तीनों में प्रयुक्त हो सकता है। चौथी बात, क्षत्रिय प्रत्यय परस्मयपदी धातुओं के साथ जुड़ता है और शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ जुड़ता है। ये सब बातें आपको सिर्फ बेसिक के लिए बताई जा रही है। इनमें से आपको नहीं पूछी जाएगी, आपको शब्द दिया जाएगा, ज़्यादा संभावना यही है। वैसे संज्ञा वगैरह आपसे भी पूछी जा सकती है, तो इनको ध्यान में रखें।
फिर एक मूल बात यह है एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्षत्रि और शानच दोनों ही धातु के अंग के साथ जुड़ते हैं। मूल धातु के साथ नहीं जुड़ते, धातु के अंग के साथ जुड़ते हैं। तो आपको सभी धातुओं का अंग पता होना चाहिए, वरना आपका प्रश्न गलत चला जाएगा। कैसे? जैसे हमने देखा था कि हम तुमुन प्रत्यय पढ़े थे, हम तय प्रत्यय पढ़े थे, तवतु प्रत्यय पढ़े थे। तो हमने देखा था कि गम धातु है, गम धातु के साथ तुमुन जोड़ के गंतुम बना दिया, या गम धातु के साथ तय प्रत्यय जोड़ के गतः बना दिया, गतः गता गतवान, और तवतु जोड़ करके गतवान गतवती और गतवत बना दिया। और इसी तरह जैसे हमने कहा दृश धातु है, तो दृश धातु के साथ तुमुन जोड़ के द्रष्टुम बना दिया, दृश धातु के साथ तय प्रत्यय जोड़ के दृष्टय दृष्टा दृष्टम बना दिया, और दृश धातु के साथ ही अपना तवतु प्रत्यय जोड़कर दृष्टवान दृष्टवती और दृष्टवत बना दिया। तो हम सीधे सीधे धातु के साथ प्रत्यय जोड़ रहे थे, उसके अंग को नहीं देख रहे थे। लेकिन यहाँ प्रत्येक धातु के अंग के साथ ही ये प्रत्यय जुड़ेंगे। कैसे? जैसे धातु हमारा है गम, धातु कौन सा है? गम, और गम धातु का अंग क्या है? गच्छ। अब इस गम के साथ क्षत्रि प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, आपको क्या मिलेगा? गच्छन। अब दे दिया उसने आपको गच्छन शब्द, गच्छन शब्द दे दिया। और ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि गच्छन में धातु और प्रत्यय बताओ, तो ऑप्शन में आपको गम और क्षत्रि भी मिलेगा। अन देखते ही आपने पहचान लिया कि क्षत्रि प्रत्यय है, ठीक है, पहचान लिया। लेकिन वो उसने पहला ऑप्शन दिया है गच्छ धातु और क्षत्रि प्रत्यय। हाँ भाई, गच्छ धातु है और क्षत्रि प्रत्यय कर देते हैं, कहाँ गलत होगा? और प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है? गम धातु और क्षत्रि प्रत्यय करना है, क्योंकि मूल धातु क्या है? गम, गच्छ तो उसका अंग है, तो अंग के साथ क्षत्रि प्रत्यय जुड़ेगा, न कि धातु के साथ। गम से गमन नहीं बनेगा, गमन मत बन। कभी उसने गम धातु और क्षत्रि प्रत्यय आपको जोड़ने को कहा, और 10वीं 12वीं की परीक्षा में आपको गम प्लस क्षत्रि देकर उसने कहा कि बच्चों इसमें धातु और प्रत्यय को, प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ करके नया शब्द बनाइए। तो आप देखेंगे कि क्षत्रि प्रत्यय का तो अत या अन शेष रहता है, तो क्या बना दिया? गमन बना दिया, और गमन शब्द तो शुद्ध लग रहा है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। गम प्लस क्षत्रि से क्या बनेगा? गच्छन बनेगा। इसी तरह हमने जैसे दृश धातु है, दृश के साथ कहा क्षत्रि प्रत्यय जोड़ना है, तो दर्शन नहीं करना है। आप क्या कर देंगे? दर्शन कर देंगे, दर्शन नहीं करना है। दृश धातु का जो अंग है वो क्या होता है? पश्य होता है। इसके रूप कैसे चलते हैं? गम धातु के रूप कैसे चलते थे? गच्छति गच्छते गच्छन्ति। और दृश धातु के कैसे चलते हैं? पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। तो आपको पश्यत या पश्यन बनाना है। पुल्लिंग में पश्यन और स्त्रीलिंग में पश्यन्ति, और हमारे नपुंसक लिंग में पश्यत बनेगा, ठीक है। तो ये अंग वाली सभी धातुओं के अंग अभी हम लिखेंगे, तो आप देख ही लेंगे। तो मूल बात ये है कि क्षत्रि और सानच प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? धातु के साथ नहीं जुड़ते, बल्कि उसके अंग के साथ जुड़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्षत्रि प्रत्यय। तो क्षत्रि प्रत्यय में देखिए हमारे सामने है क्षत्रि। तो आप देख रहे हैं कि क्षत्रि प्रत्यय का जो क्षय है, किसी भी प्रत्यय के आदि में या प्रारंभ में लय, क्षय और कै वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से? बार बार बताने की जरूरत नहीं, लश्क्वत अदित्य से इत संज्ञा हो जाती है। और तय के नीचे जो री है उसकी इत संज्ञा, इससे तो क्षय की इत संज्ञा हो गई, और जो री है उसकी इत संज्ञा
उपदेशे अजनुनासिक इत से। किसी भी स्वर की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उपदेशे अजनुनासिक इत। इससे इत संज्ञा हो गई किसकी? री की। अब हमारे पास शेष क्या बचा? श में से ए शेष रहा और इधर आधा तय, तो क्षत्रिय प्रत्यय का शेष क्या रहेगा? अत शेष रहेगा। क्षत्रिय प्रत्यय में से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपय से इन दोनों का लोप हो जाएगा और अत शेष रहता है। हमारे पास बचा हुआ भाग क्या होता है? अत होता है। तो ये अत जुड़ेगा प्रत्येक धातु के साथ। क्या जुड़ेगा? क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो अत जुड़ेगा। ये श और री नहीं जुड़ेगा। अब क्षत्रिय और सानच से बने हुए शब्द, क्षत्रिय और सानच से बने शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जैसे ये पठ के साथ क्षत्रिय जोड़ करके पठन बन गया, तो पठन क्या है? विशेषण है। आपके विशेषण विषय से भी है ना परीक्षा में। तो पठन बालक है, पढ़ता हुआ बालक। तो बालक की विशेषता क्या हो गई? पढ़ता हुआ बालक। तो बालक विशेष्य है और पठन क्या है? विशेषण है। पठंती बालिका, पढ़ती हुई बालिका, तो बालिका विशेष्य है और पठंती विशेषण है। ठीक है, तो ये विशेषण होते हैं। और आपको पता है कि विशेषण शब्द जिस भी शब्द के साथ जुड़ता है उसमें उस सामने उस साथ वाले शब्द की विभक्ति आती है, उसी का लिंग आता है और उसी का वचन आता है। जो विशेषण में लिंग है, जो विभक्ति है, जो वचन है, वही विशेषण में आएगा। तो विशेषण होने के कारण तीनों ही लिंगों में चलेंगे। ये इनसे बने हुए शब्द, जैसे हम त्वा और लेप में करते थे, तुमुन में करते थे, वो क्या थे? अव्यय थे। किसी भी प्रत्यय के साथ, किसी भी धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ गया तो वो शब्द कैसा बन गया? पठितुम। जैसे पठ के साथ तुमुन जुड़ गया, पठितुम बन गया। पठितुम हमेशा पठितुम ही रहेगा, कभी पठितुमा, कभी पठितुमी या पठितुमुन नहीं बनेगा, ना स्त्रीलिंग में, ना पुल्लिंग में, ना नपुंसकलिंग में। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? जो कभी नहीं बदलते, वो अव्यय कहलाते हैं। तो कौन कौन से प्रत्ययों से बने हुए शब्द सभी लिंगों में नहीं चलते? तुमुन से, त्वा से और लेप से। ये इनसे सिर्फ एक ही शब्द बनता है। लेप प्रत्यय जुड़ गया, आ उपसर्ग दा धातु और लेप प्रत्यय क्या बना? आदाय। हमेशा आदाय ही रहेगा, भले ही उसके साथ बालक आए, बालिका आए, फल आए, गीता आए, कुछ भी आए। जैसे मैंने कहा गम के साथ त्वा प्रत्यय जोड़ दिया, हमेशा गत्वा ही बनेगा, कभी गत्वी या गंतुम कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे अव्यय शब्द होते हैं। लेकिन ये शब्द क्या है? विशेषण है। और विशेषण होने के कारण तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। यानी क्षत्रिय और सानच से बने हुए शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं और तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनेगा। जैसे हम अभी क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो क्षत्रिय प्रत्यय जो है उसका मूल रूप से तो क्या शेष रहता है? अत। ठीक है, और पुल्लिंग में इसका रूप रहेगा अन। पुल्लिंग में अन जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग में अंति या अति जोड़ेंगे और नपुंसकलिंग में क्या जोड़ेंगे? अत जोड़ेंगे। ठीक है, पुल्लिंग में अन जोड़ना है, स्त्रीलिंग में अंति या अति जोड़ना है और नपुंसकलिंग में अत जोड़ना है। ठीक है, अब आप देखिए कि कहाँ पर ये स्त्रीलिंग में दो दे रखे हैं, अंति और अति। कहाँ पे तो अंति जोड़ेंगे और कहाँ पे अति जोड़ेंगे, ये आपको ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आपको रीट की परीक्षा में तो जोड़ा हुआ शब्द ही देगा, तो आपको अंति और अति देखकर पहचान ही करनी है। लेकिन सामान्य रूप से मैं बता दूं कि कहाँ पर अंति जोड़ना है और कहाँ पर अति जोड़ना है। जिस भी धातु के साथ आप क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ रहे हैं उसमें उसका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लीजिए और उस प्रथम पुरुष बहुवचन नहीं, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लीजिए। और प्रथम पुरुष एक वचन में आप देखते हैं कि हमेशा अंत में ती आता है, जैसे पठती, लिखती, गच्छती, ती आता है ना। उस ती को हटा दीजिए और ती को हटाने के बाद
अगर ए आ रहा है, ती को हटाने के बाद यदि ए आ रहा है, पीछे ए दिखाई दे रहा है, तो आपको अंति जोड़ना है। अन्य कोई वर्ण दिखाई दे रहा है तो आपको अति जोड़ना है। जैसे हमने लिया पठ धातु, पठ धातु का प्रथम पुरुष एकवचन क्या है? पठती। अब इस ती को हटा दीजिए, ती को हटाने के बाद इस ठे में क्या है? ए है ना, तो ए होने के कारण यहाँ पर आपको अंति जोड़ना है, पठंती। दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे आपने लिख लिया, लिख का भी ती हटा दिया और ख में तो ए बचा हुआ ही है, इसलिए अंति जुड़ेगा, लिखंती। अब देखो जैसे सन धातु है, अस धातु है, जिसके रूप चलते हैं अस्ति, स्तः, संति। तो अस्ति लिया, प्रथम पुरुष एकवचन में अस्ति लिया, अस्ति का ती हटाएंगे तो इधर क्या बचेगा? आधा शय बचेगा। तो फिर हम इसमें अंति नहीं जोड़ेंगे, क्या इसके रूप कैसे बनेंगे? सन सती। स में आपको अति जोड़ना है, सन सती और सत। इसी प्रकार से किसी भी धातु में आप देख सकते हैं, धातु का ती हटाने, प्रथम पुरुष एकवचन का ती हटाने पर अगर पीछे ए दिखाई दे रहा है तो आप अंति जोड़िए। अगर आपको ए के अलावा अन्य कोई स्वर या व्यंजन जैसे क्री धातु है, उसमें भी आप कुर्वती बनाएंगे, क्योंकि उसमें भी ती हटाने के बाद में आ बचता है, ए नहीं बचता। वैसे आपको सभी धातुओं के रूप कहाँ याद रहते हैं, आपको तो इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं, क्योंकि वो तो अति या अंति आपको जोड़ा हुआ देगा। रीट में तो जोड़ा हुआ देगा, गद्यांश या पद्यांश में कोई शब्द उठाएगा और निश्चित बात यही है कि आपसे पूछेगा यहाँ पर धातु और अपना प्रत्यय बताइए। और धातुओं के वैसे धातु रूप आपको याद करने ही है, लगभग नॉर्मल सा कोई पूछेगा। अब बात यह है कि क्षत्रिय प्रत्यय में अन जोड़ना है। एक चीज ये भी है कि जैसे क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग रूप आप बनाना चाहते हैं तो किसी भी धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लीजिए और उसका ती हटा दीजिए तो पुल्लिंग रूप बन जाएगा। जैसे पठंती, पठ धातु का प्रथम पुरुष एकवचन का रूप क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? पठंती। अब इस पठंती का ती हटाएंगे तो क्या शेष रहेगा? पठन। और ये पठन क्या है? क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है। जैसे गम धातु है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? गच्छन्ति। गच्छन्ति का ती हटाइए, क्या बचेगा? गच्छन। तो गच्छन क्या है? क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है पुल्लिंग में। इसी प्रकार दृश्य धातु है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पश्यन्ति का ती हटाइए, क्या बचेगा? पश्यन। तो पश्यन क्या है? क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है। तो इस तरह से भी आप पहचान कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा धातु रूप दे रखा है जिसमें प्रथम पुरुष बहुवचन का ती हटाने पर आपको रूप मिल रहा है पठन, पश्यन, तो वो क्या है? क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है। अब हम क्षत्रिय प्रत्यय से जुड़े हुए धातु के साथ कुछ उदाहरण देखेंगे।